वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करेंगे पीछे क्लास का जो शेष भाग बचा हुआ है। ग्रोथ मॉडल में रोस्टो की आर्थिक वृद्धि की अवस्थाओं के बारे में 2 पॉइंट हमने बता दिया है। इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये BA पार्ट 3 ऑनर्स का 5th पेपर है, जिसका रोस्टो का स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ चैप्टर में 2 पॉइंट, जिसकी 5 अवस्थाएं होती है, उसमें से 2 अवस्थाओं को इसके पीछे की क्लास में हो चुका है। आज मैं शेष जो बचा हुआ है वह उत्कृष्ट की अवस्था, द टेक ऑफ स्टेज, उत्कर्ष की अवस्था, इसके बारे में इस पॉइंट पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे। छात्रों, 5 अवस्थाओं में प्रोफेसर रोस्टो का दिया हुआ ग्रोथ मॉडल में 5 जो अवस्था उन्होंने जो बताया है, उसका यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वह है उत्कर्ष की अवस्था, टेक ऑफ स्टेज। इसको स्पष्ट करने के लिए प्रोफेसर रोस्टो ने एक जलाशय का उदाहरण उन्होंने लिया। जलाशय मतलब एक बहुत बड़ा तालाब हो और जितनी उसकी क्षमता है उसमें अगर उसमें पानी जल भरा हुआ हो, उसी को हम कहते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल लिया और उसको कोरिलेट किया अपने आर्थिक अर्थव्यवस्था के टेकअप की स्थिति से, उत्कर्ष की अवस्था से। यानी आर्थिक अर्थव्यवस्था में वृद्धि का वह स्वरूप जो आर्थिक जलाशय के रूप में परिलक्षित हो। इसका मतलब कि वह अगर मेंटेन रहे, चारों तरफ से परिपूर्ण हो, तो वैसी स्थिति में किसी तरह का अनईजी फिलनेस आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक अर्थव्यवस्था में नहीं होती है। और उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम और धन की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो उसी तरह से आर्थिक अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति, विकास की वैसी स्थिति आ जाए जहाँ पर एक समतुल्य की स्थिति हो, और उसको मेंटेन करने के लिए जिस तरह से जो बचत किया जाता है और जो बचत से जो आय की प्राप्ति होती है, और आय का भी जो इंटरेस्ट प्राप्त होता है, उसको प्रोफेसर रोस्टो ने इस अवस्था में कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में उसकी गणना की है। यानी कि टेक ऑफ की जो स्थिति होती है, मांग और पूर्ति प्रायः बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होते हैं, और अंतर भी होते हैं चूँकि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा और बताया, और ठीक यहाँ उल्टा हो जाता है कि आर्थिक वृद्धि का जो ग्रोथ होता है वो ज्यामितीय पद्धति के माध्यम से होता है, जनसंख्या के बनिस्पत। क्यों होता है?
कि प्रोफेसर रोस्टो ने यह कल्पना ही नहीं किया, अन्य विकसित देशों के अध्ययन करने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि बचत की जो मात्रा होती है और उस पर जो मुनाफा, इंटरेस्ट जो कंपाउंड के रूप में जो प्राप्त होती है, वह जनसंख्या के वृद्धि के रेशियो से ज़्यादा होता है। तो वैसी स्थिति में जिस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से जो भी पैसा बैंक में जमा होता है, उसका पूरा का पूरा लाभ जो भी उसके उपभोगी होते हैं या उपभोग करने वाले होते हैं, उनको वह मिलता है। तो उसी तरह से यहाँ भी दोनों में किसी तरह की असमानता न हो, किसी भी तरह की असंतुलन की स्थिति ना उत्पन्न हो, उसको मेंटेन करने के लिए बचत, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बचत पर भी मुनाफा प्राप्त होता है और मुनाफे की स्थिति में होती है, जिससे आर्थिक वृद्धि जनसंख्या की समस्या का समाधान कर देती है। इसके लिए प्रोफेसर रोस्टो ने 3 अवस्थाओं को उन्होंने दर्शाया। पहला है राष्ट्रीय आय का 10% से अधिक वृद्धि निवेश की दर। छात्रों, प्रोफेसर रोस्टो ने यह स्पष्ट किया कि अगर मेरा आर्थिक अर्थव्यवस्था पैरेलल हो जाए, मांग पूर्ति समानांतर हो जाए, तो उसको मेंटेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जो रेशियो है वह कम से कम 5% से लेकर 10% जरूर होना चाहिए। वैसी स्थिति में क्या होगा कि कभी कभी जनसंख्या की समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि अगर होती भी है तो वह जो मेरा बफर स्टॉक इन्वेस्टमेंट का जो होता है, जो इंटरेस्ट के माध्यम से जो प्राप्त होता है, यानी ऐसा नहीं हो कि अगर हम पैरेलल चल रही है, हमारी अर्थव्यवस्था अगर पैरेलल है तो 5% से भी काम मेरा चल सकता है, कभी इधर उधर होता है तो उसे हम बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए कभी भी इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होना चाहिए, जो बचत की जो मात्रा है, वह 5 से 10% निश्चित रूप से होना चाहिए। उस तरह से उत्पादन और उससे जो भी उत्पादन, उपभोग, वितरण के बीच में जो भी उसकी सारी प्रक्रियाएं जो आती है, उतना टारगेट लेकर चलना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट की मात्रा, बचत की मात्रा वो मेरा हो। उससे कभी भी असहज की स्थिति नहीं हो सकती है। और वह जो एग्जाम्पल हमने, जो प्रोफेसर रोस्टो ने जो कल्पना की, वह मेंटेन रहने की स्थिति में रहती है। सेकंड जो है प्रमुख क्षेत्रों का विकास। छात्रों, प्रोफेसर रोस्टो ने प्रमुख, अगर विकसित श्रेणी में या देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था समानांतर अगर हो जाती है, उसको मेंटेन करने के लिए जो प्रमुख क्षेत्रों का उन्होंने जो वर्णन किया है, अपने मॉडल में उद्धृत किया है, उसका पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब यह हुआ कि प्राइमरी सेक्टर पर बेसिक जो चीज है जिससे इनकम जनरेट होता है,
आय की प्राप्ति होती है और आय से जो बचत की मात्रा बचाई जाती है या प्राप्त की जाती है, उसमें नए नए इन्वेंशन किए जाते हैं ताकि उसको टारगेट यह दिखाई देता है कि मेरा 5 से 10% का जो इन्वेस्टमेंट है, जो बचत है, जो मेरा कैपिटल है, पूंजी है, वह हमेशा बरकरार रहे। तो प्राइमरी सेक्टर के जो भी कार्यशील पूंजी है या उसमें जो भी कार्यरत है, उस पर प्राथमिकता के आधार पर उसमें नए नए इन्वेंशन करके उसको लागू करने के लिए, अपनाने के लिए प्रयास किया जाता है। दूसरा है सहायक वृद्धि, सप्लीमेंट्री ग्रोथ सेक्टर। छात्रों, आर्थिक विकास में जो सहायक के रूप में जो भी संसाधन है उसको मेंटेन करने के लिए उस पर उसकी प्राथमिकता दी जाती है। रेल हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, बिजली बत्ती हुई, ये उत्पादन के ये सहायक साधन है। सभी उत्पादन की वस्तुएं अगर हो, सुदृढ़ मार्केट नहीं हो, स्वस्थ मार्केट नहीं हो, तो आय की प्राप्ति, बैलेंस आय की प्राप्ति में असुविधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए प्रोफेसर रोस्टो ने आर्थिक संतुलन बरकरार रखने के लिए सहायक वृद्धि, सप्लीमेंट्री ग्रोथ सेक्टर को मेंटेन करने के लिए उन्होंने भी प्रयास किया कि उस पर भी हम लोगों का वर्क होना चाहिए, वो भी मेंटेन रहना चाहिए। दूसरा है डिराइव ग्रोथ, जिसको हम व्युत्पन्न वृद्धि क्षेत्र हम बोलते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। हमेशा चूंकि देश में कभी भी किसी भी परिस्थिति में कोई न कोई संकट उत्पन्न हो सकता है, तो वैसी स्थिति में या सामान्य जीवन में भी एक सब्स्टिट्यूट व्यवस्था होना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल, आज के डेट में हम मान लें हम लोग, मेरा देश उस स्टेज में नहीं है, लेकिन आज जो हम जो लेक्चर दे रहे हैं, आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं, यह कभी एक होता था कि क्लास के माध्यम में आमने सामने लड़कों का सामने इंटरेक्शन होता था, लेकिन उस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा गैप नहीं हो, बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित ना हो, उसको मेंटेन करने के लिए नया इन्वेंशन हुआ कि शिक्षक और लड़कों का आपस में तालमेल ऑनलाइन में होम एट वर्क के माध्यम से पठन पाठन को प्रारंभ किया जाए। तो यह जो सप्लीमेंट्री जो होता है, उसी तरह से आर्थिक वृद्धि, आर्थिक समृद्धि को बरकरार रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए प्रोफेसर रोस्टो ने उस पर भी ध्यान दिया कि आर्थिक समृद्धि में जो भी इससे रिलेटेड जो फैक्टर हैं, जो सेक्टर हैं, उसको प्राथमिकता के आधार पर उसको रखा जाए और उस पर अध्ययन किया जाए, उस पर कार्य किया जाए। इस तरह से यह राष्ट्रीय आय का 10% से अधिक, 5 to 10% शुद्ध निवेश की दर की प्रक्रिया को अपनाने के लिए यह सारे सिस्टम को अपनाया गया। दूसरा जो है, तीसरा
सांस्कृतिक ढांचा जो विस्तार को काम में लाए। छात्रों, सांस्कृतिक ढांचा जिसमें मांग और पूर्ति, सप्लाई, साथ साथ बचत, ये तीन बातें उभर कर आती है ताकि सोशल स्ट्रक्चर जो है वह आच्छादित रहे, वह मेंटेन रहे, असहज की स्थिति उत्पन्न न हो। उसके लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए, चूंकि टेकअप की पूर्व स्थितियों में बहुत सारी त्रुटियां थी, बहुत सारी समस्याएं थी, और उस सारी समस्याओं को पार करने के बाद सांस्कृतिक ढांचा जो विस्तार से काम में लाया जाता है, उस स्टेज को प्रोफेसर रॉस्टो ने भी स्पष्ट किया। उसको स्पष्ट करने के लिए यह डायग्राम जो है वह दिया हुआ है। छात्रों, इस डायग्राम को आप लोग ध्यानपूर्वक देखने का आप कष्ट करेंगे। एक तरफ NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट को दर्शाया गया है, दूसरा जो है सेविंग नेट इन्वेस्टमेंट कैपिटल को दिखाया गया है यह रेखा पर, और यह जो है यह बचत है, सेविंग है। क्लियर है? उसी तरह से आप यह जब डायग्राम आप देखेंगे तो इससे स्पष्ट होगा कि 0, Y0 और K0 इसमें भी बचत की मात्रा होती है, और इसके पैरेलल K1, Y1 उसमें भी यह बचत की मात्रा दिखाई जा रही है। लेकिन इसमें जहाँ भी यह चिपटा होता है और यह जो देख रहे हैं, इसमें असहज की स्थिति उत्पन्न होती है, और पुनः 5 to 10% जो बचत की मात्रा की जाती है, जो इस पॉइंट को दर्शा रहा है, और इस पॉइंट को दर्शाने के बाद यह गैप इसके पैरेलल हो जाता है, और यह जो है कि नहीं 0-1 से I1 और T1 से Y1, यानी यह O से यह सेविंग है, बचत है। यानी कहने का मतलब है कि मांग और पूर्ति जिस रेशियो में बढ़ता है, उसी रेशियो में दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। थोड़ा बहुत भी जहाँ पर कोई गड़बड़ अप एंड डाउन होता है, तो वैसी स्थिति में एक ऐसी स्थिति आती है जैसे T1 और T से यह जो है S, I2 से 0 और 0 से Y2, यह संतुलन की स्थिति आ जाती है। यानी यहाँ पे बचत की मात्रा पर्याप्त होती है, और नेट नेशनल प्रोडक्ट और सेविंग नेट इन्वेस्टमेंट दोनों यहाँ बराबर हो जाता है। इससे स्पष्ट यह होता है कि उत्पादन और
सेविंग इन्वेस्टमेंट का कैपिटल जो है वह करीब करीब मांग और पूर्ति एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, समानांतर चल रहे हैं, और उसी में एक बचत की मात्रा हो रही है जो 5 to 10% का रेशियो का जिसका हमने चर्चा किया, वह भी करीब करीब वह स्पष्ट हो रहा है, परिलक्षित हो रहा है। तो यह फिगर जो है कि नहीं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि उत्कर्ष की अवस्थाओं में यह स्थिति संतुलन की स्थिति होती है, और इस डायग्राम के माध्यम से यह परिलक्षित होता है कि उत्कर्ष की अवस्था में टेक ऑफ स्टेज में आर्थिक अर्थव्यवस्था देश के अंदर वह पर्याप्त मात्रा में संतुलित होती है, किसी तरह की असुविधा की प्राप्ति नहीं होती है। अगला जो है वह है परिपक्वता की ओर अग्रसर अवस्था, डिराइव टू मैच्योरिटी। मैच्योरिटी, इसमें जब आर्थिक वृद्धि परिपक्वता की स्थिति में जब आ जाती है, तो वैसी स्थिति में लोगों का फीलिंग कैसा होता है? फीलिंग होता है कि परिपक्वता का मतलब यह हुआ कि गांव में रहने वाला व्यक्ति या तो शहर में रहना पसंद करता है और शहर की ओर आता है, या गांव में रहने वाला व्यक्ति भी शहर की जो सुविधा है, अगर गांव में भी वही सुविधा अगर प्राप्त हो तो यह परिपक्वता की स्थिति आती है। प्रोफेसर रोस्टो ने इसका कल्पना किया, इसको उदाहरण के रूप में इसको स्पष्ट किया। इस तरह से परिपक्वता की स्थिति को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर रोस्टो ने इसके भी 3 फैक्टर को उन्होंने स्पष्ट किया। पहला, कार्यकारी शक्ति प्रवृत्ति में परिवर्तन। कार्यकारी शक्ति की परिवर्तन का मतलब यह हुआ कि जो अभी जो कार्य हो रहा है या पीछे जो हो रहा है उससे कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उससे कुछ इम्प्रूव हो। जहाँ पर अकुशल श्रमिक कार्य करते थे, वहाँ पर कुशल श्रमिकों की कार्य करने की आवश्यकता हो जाए, उस तरह का वातावरण बन जाए। कहने का मतलब यह है कि जितना ही उद्योगीकरण होगा, मशीनीकरण होगा, तो कार्यकारी का प्रारूप जो है वह बढ़ जाएगा और जो अकुशल श्रमिक हैं उसकी संख्या कम हो जाएगी। या जैसे मान लीजिए एक टीचिंग मेथोडोलॉजी हम लोगों का भी है। अभी हम अगर परिपक्वता की स्थिति अगर कल्पना करें तो अभी जिस बोर्ड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं यह कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, यह बहुत सिंपल बोर्ड है। लेकिन अगर हम उस स्टेज में आते हैं, परिपक्वता की स्थिति में आ जाएंगे, तो हम कल्पना करेंगे कि डिजिटल बोर्ड हो, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपके सामने मैं इंटरेक्ट हो सकूं। यह परिपक्वता की स्थिति है जिसको प्रोफेसर रोस्टो ने स्पष्ट किया। दूसरा है उद्यमता की प्रकृति में परिवर्तन। यह प्रोफेसर रोस्टो ने इसको भी स्पष्ट किया कि प्रकृति में परिवर्तन का मतलब यह है कि नेचुरल है कि जब संपन्न हो जाते हैं, अभाव में नहीं रहते हैं, तो लोग अभाव में चिड़चिड़ापन ज़्यादा होते हैं,
कठोर ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब ही संपन्नता आ जाती है तो वो उनमें सहनशील हो जाते हैं। दया, मोह इत्यादि नेचर में परिवर्तन होता है, एक बाइक बदलाव होती है। यानी लोगों की प्रकृति में आमूल चूल परिवर्तन होता है। भिन्न भिन्न तरह की गलत धारणाएं समाप्त हो जाती है और कल्याण की बातें दिमाग में ज़्यादा आती है। आगे है नई आवश्यकताएं। स्पष्ट है, जब आदमी हर एक तरह से जब परिपूर्ण हो जाता है तो दिमाग में नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं आते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग हो जाते हैं। और पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच व्यक्ति को चमत्कारी बनाता है और वो देश, समाज, परिवार के लिए वो उदाहरण बन के आते हैं और जो भी कुछ नया करते हैं वो सबके हित में होता है। तो इस तरह से प्रोफेसर रोस्टो ने आर्थिक वृद्धि के यह परिपक्वता के स्टेज की उसने वर्णन किया। दूसरा है अत्यधिक उपभोग का युग। जब आय की वृद्धि पर्याप्त मात्रा में हो जाती है, आर्थिक संपन्नता हो जाती है, तो वैसी स्थिति में सभी लोगों को मैक्सिमम उपभोग की प्रवृत्ति होती है और मैक्सिमम उपभोग की प्रवृत्ति में भी उसकी कोई सीमा नहीं है। वह सीमा निर्भर करता है पेइंग कैपेसिटी के ऊपर। उनकी जो आर्थिक क्षमता होती है उसके ऊपर निर्भर करती है। जैसे, और इसका मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, इच्छाएं अनंत है और उपभोग की मात्रा जब पर्याप्त मात्रा में हो तो वैसी स्थिति में इच्छा और आय के आधार पर अधिक से अधिक उपभोग करने की प्रवृत्ति रहती है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हम 5 लाख की गाड़ी पर घूम रहे हैं तो हमारी इच्छा हुई कि उपभोग और इनकम जनरेट हुआ, तुरंत उसको 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख में कन्वर्ट करके अच्छी गाड़ियाँ, लग्जरियस गाड़ियाँ भी हम खरीद सकते हैं, उसका उपभोग कर सकते हैं। या आज हम, कभी पंखे की जमाना थी, पंखे से हम कूलर पर आए और वही उपभोग की प्रवृत्ति जनरेट करते करते हम एसी पे चले आए। तो प्रोफेसर रोस्टो ने उपभोग की अवस्थाओं का बृहद चर्चा किया और उन्होंने स्पष्ट किया कि आर्थिक वृद्धि का यह भी स्टेज आ जाएगा जिसमें लास्ट स्टेज होगा जिसमें अधिकतम उपभोग किया जाए और उपभोग की क्वालिटी उत्तम से उत्तम हो। छात्रों, यह 5 अवस्था को प्रोफेसर रोस्टो ने आर्थिक विकास के रूप में चर्चा उन्होंने किया, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके कुछ क्रिटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं जिसको थोड़ा बहुत आपको देना होगा और हिंदुस्तान के संबंध में यह स्पष्ट करना होगा कि ठीक है, यह विकसित या विकासशील के देशों के लिए है, लेकिन अभी यह सिद्धांत की कल्पना कर सकते हैं, इसके अनुसार चल सकते हैं, लेकिन इसके स्टेज के 2 स्टेज के बाद तीसरा, चौथा, 5वां को प्राप्त करने में अभी बहुत दिन दूर हैं। इसलिए हम इसका अध्ययन करते हैं, लेकिन
और जहाँ तक जो इसकी खामियां हैं, खामियां को परिलक्षित अगर अलग से पूछता है कि इसका आलोचनात्मक वर्णन करे, तो पांचों का क्रिटिकल एस्पेक्ट्स भी आपको देना होगा। अगर रोस्टो का मॉडल थ्योरी का वर्णन करें तो पांचों थ्योरी को आपको स्पष्ट कर देना है, और उसको स्पष्ट करने में अभी मेरा देश किस मॉडल पर चल रहा है उसको थोड़ा सा आपको इंडिकेट कर देना होगा। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर को हमने समाप्त किया। फिर हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट जो चैप्टर शुरू करेंगे उस पर हम लोग आगे की कक्षा में बात करेंगे। धन्यवाद।